हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए डेली करंट अफेयर सीरीज को स्टार्ट करते हैं। और इसमें आज का करंट अफेयर है 10 और 11 सितंबर का। कल हमने 9 सितंबर का देखा था, उसमें आपको जो भी एक्सप्लेन किया था। आज हम इसमें देखेंगे कि क्या क्या मुद्दे चर्चा में। चलिए पहला वाला है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई वृद्धिशील नकद आरक्षित अनुपात यानी कि ICRR। तो ये ICRR क्या होता है, SLR क्या होता है, रैंक बैंक रेट, ये सब क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। और ये ICRR क्या होता है, ये क्या किया इन्होंने चरणबद्ध तरीके से समाप्त करेगा आरबीआई। तो ये बोला ये क्या होता है और क्यों स्टार्ट किया था और क्यों समाप्त करेगा, इसको देखेंगे। सेकंड न्यूज है, वियतनाम और अमेरिका ने सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला यानी सप्लाई चेन पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो अमेरिका के प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट अभी G20 में थे, इंडिया में, दिल्ली में। इसके बाद इनकी सीधी कहाँ विजिट हुई है, वियतनाम। तो वहाँ सेमीकंडक्टर जो सबसे इम्पोर्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के लिए, सेमीकंडक्टर ये समझ लो कि प्राणवायु है। जैसे इंसान के लिए प्राणवायु है, जीव के लिए, वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक के लिए सेमीकंडक्टर प्राणवायु है। तो उसको देखेंगे। भारतीय तटरक्षक बल ने एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक के लिए 19वीं बैठक में भाग लिया है। तो इसको देखेंगे, भारतीय तटरक्षक बल क्या होता है, क्या करता है। नेक्स्ट है, शोधकर्ताओं ने कावेरी वन्यजीव अभ्यारण्य में सफ़ेद सांबर की खोज की है। तो कावेरी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, सफ़ेद सांबर की खोज की है। पहले मिला था, नहीं मिला था। ये रेड की REDD की ये रेड मतलब IUCN है ना, IUCN की रेड लिस्ट है, उसमें इसकी क्या वो है, कैटेगरी है, वो देखेंगे। G20 शिखर सम्मेलन से पहले द्विपक्षीय बैठक के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच 3 समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए हैं। तो कौन कौन से हैं। बांग्लादेश भारत का एक सहयोगी पार्टनर है, व्यापारिक तरीके से भी, सामरिक तरीके से भी और दोस्ती से भी। चलिए नेक्स्ट है, तो इसके बारे में देखेंगे। भारत और अमेरिका ने विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO में पोल्ट्री उत्पादों पर आखिरी विवाद को सुलझा लिया है। तो भारत और अमेरिका के बीच बहुत सारे विवाद थे, लगभग 7-8 विवाद थे WTO में। अमेरिका भारत की बोलता था, भारत अमेरिका की बोलता था। तो उन सब को चरणबद्ध तरीके से धीरे धीरे सहमति से समाप्त कर लिया गया है। तो ये लास्ट था पोल्ट्री फार्म वाला। पोल्ट्री फार्म ये मुर्गे पशुपालन वाले ये टाइप का। अब नेक्स्ट है, इसमें भारत 6G अलायंस और नेक्स्ट जी अलायंस के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अब हस्ताक्षर किए हैं तो ये क्या है, देखिए अभी अपन 5G चालू हुआ है पर ये 6G पे पहुंच गए हैं। तो जैसे जापान है, अमेरिका है, वो 6G की बात कर रहे हैं, तो इंडिया भी अब पीछे नहीं है। इंडिया ही बोला है कि हम भी अभी 6G से अभी से लग जाएंगे। तो उस पर एक हस्ताक्षर हुए हैं समझौता ज्ञापन पर। उसको देखेंगे 6G क्या है, 5G क्या है, कब तक आ जाएगा। यह फिर एक खेल में नोवाक जोकोविच ने यूएस ओपन के 24वें ग्रैंड स्लैम को जीत लिया है, जीत के इतिहास रच दिया है, क्योंकि ये हमेशा ही जीतते हैं। यूएस ओपन हो, फ्रेंच ओपन हो, इनको ये जीतते ही है। ये हुए, इसके बाद नडाल हो गए, राफेल नडाल, ये मास्टर आदमी है इसमें। नेक्स्ट है, उत्तर अफ्रीका के देश मोरक्को। मोरक्को में 6.8 तीव्रता का भूकंप आया है। 7.6 के अराउंड में कहाँ आया था, पहले नेपाल में आया था, तब कितनी तबाही हुई थी। और सोचिए ये आ गया 6.8 का। कोस्टल एरिया मोरक्को, मोरक्को की लोकेशन देखेंगे, क्यों आया था वहाँ, वहाँ देखेंगे। फिर है, अनिवार्य सोने की हॉल मार्किंग पर अब 55 और जिलों को कवर कर लिया गया। मतलब कि सोने की हॉल मार्किंग होती है कि सोना शुद्ध सोना है। एक ISI मार्क वाला होता है ना, ISI, उसी हिसाब से ये सोने पे हॉल मार्किंग होती है। ठीक है, उसको देख नई दिल्ली घोषणा पत्र में G20 के शिखर सम्मेलनों को, ये G20 का शिखर सम्मेलन हुआ था, उसमें नई दिल्ली घोषणा पत्र, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन, उस पर सबकी सहमति से हस्ताक्षर हो गए, तो वो पास हो गया है। तो उसकी क्या उपलब्धि थी भारत की, ये सबको मना लिया है। इधर रूस था, उधर वेस्टर्न वाले थे, पश्चिमी देश थे, अमेरिका, यूरोप। तो इनके बीच में सहमति, यूरो जो युद्ध चल रहा है अभी यूक्रेन का भी, वो ख़त्म नहीं हुआ है, उस पर आलोचना है, वो सबको मना के एक सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र कर दिया है। तो इसमें क्या है, अब लास्ट है, भारत ने G20 के शिखर सम्मेलन में वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन, मतलब कि ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इसकी घोषणा की है। तो ये क्यों की है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है आगे के लिए, वो सब देखेंगे। इसमें दो हो रहे हैं छोटी छोटी न्यूज़ है। झारखंड कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर समुदाय को 1,000 रुपये पेंशन की मंजूरी दे दी है कि अब इनको 1,000 रुपये पेंशन देगी अगर आए। आत्महत्या रोकथाम दिवस यानी सोसाइटल प्रिवेंशन 2010 10 सितंबर को मनाया जाता है। तो चलिए बारी बारी से इनको एक्सप्लेन करते हैं और देखते हैं क्या जाए।
ये आपका बैंकिंग और इकोनॉमी बैंकिंग से रिलेटेड है। तो सबसे पहले देखेंगे आरबीआई ने ICRR, CRR इसको क्या बोलता है, कैश रिजर्व रेशियो, यानी कि नगद आरक्षित अनुपात। तो इसमें पहले सबसे पहले देखते हैं हम आई से पहले कि ये CRR क्या होता है। CRR जब बैंक आरबीआई बैंकों को बोलती है कि आप अपना बैंक्स को बोलती है कि आप अपना एक रिजर्व हमारे पास रखिए, जिससे आप की सिक्योर जो आपके पास डिपॉजिटर है, डिपॉजिटर की सिक्योरिटी के लिए आप हमारे पास कुछ डिपॉजिट रखिए, उसको बोलते हैं हम CRR। जो ये CRR एक अमाउंट होता है उसकी, आपकी कुल NDP ND नेट डिपॉजिट टाइम, NDTL इसका होता है। अब इसका पूरा का जो टाइम एंड डिमांड एंड टाइम वाला, डिमांड एंड टाइम वाला होता है, तो इसके ये कितना परसेंट होता है, वो होता है आपका इस समय करंट में 4.5%। ये 100% भी हो सकता है। ये 2006 के बाद अमेंडमेंट किया था आरबीआई एक्ट ने। आर बैंक ये किसके थ्रू है, आरबीआई एक्ट 1934 इसके थ्रू है। इसमें क्या अमेंडमेंट करके इसको 0 से 100% कर दिया। जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था उसमें 100% कर दिया था कि CRR सब की सब बैंक अपना डिपॉजिट आरबीआई के पास रखे डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे, क्योंकि सारा का सारा पैसा खींच लिया था। वैसे ही ये 4.5% होता है, ये आपको अपने खाते का आरबीआई के पास रखना होता है। जो आपकी जो लेंडिंग होती है, जो ऋण देने की क्षमता होती है, उसमें वो काउंट नहीं होता है। तो ये CRR था, बट इसमें क्या है, इसमें ये वृद्धिशील CRR मतलब ICRR, ये 2 बार लिखा है, 3 बार गलत लग गया है। तो इसमें इंक्रीमेंटल CRR क्या है, ये इन्होंने अगस्त 2023 में स्टार्ट किया था। इसमें अभी ये CRR हमारा कितना है, 4.5% है, पर ICRR के थ्रू इन्होंने इसको किया 10%। अब आप बोलोगे ये 10% करने की क्या जरूरत पड़ी, पहली बात तो क्यों जरूरत पड़ी, और फिर पड़ी तो ये CRR क्या है, ये इसमें दोनों का डिफरेंस क्या है, तो 10 ये है, 4.5 ये है, 14.5% कर देते। तो उसका क्या मतलब था कि ICRR करने का मतलब था कि अभी जो आपके 2000 का नोट बंद हुआ है, तो 2000 के नोट बंद हुए हैं, तो उसमें क्या सारा का सारा पैसा जो भी जिन्होंने जमा करवाया था वो सारा पहुंच गया बैंक के पास। जब बैंक के पास पहुंच गया तो बैंक ज़रूरत से ज़्यादा लोन दे सकती है। तो ज़रूरत से ज़्यादा लोन दे देगी क्योंकि सारा पैसा पहुंच गया है, तो ज़रूरत से ज़्यादा लोन दे देगी तो मार्केट में आएगा, और मार्केट में आएगा आपका पैसा, तो यहाँ डिमांड बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा, तो इतनी डिमांड नहीं हुई तो वो महंगाई हो सकती है। इन्फ्लेशन ऐसी होती है ना कि आपकी डिमांड है, डिमांड इंक्रीज है, पर सप्लाई है वो डिक्रीज नहीं, मतलब एक कांस्टेंट पे है। तो डिमांड बढ़ेगी तो क्या होता है, महंगाई हो जाती है। आपने देखा होगा टमाटर है, टमाटर उतने ही थे खराब हो रहे थे, पर डिमांड नॉर्मल थी, डिमांड बढ़ गई या नॉर्मल थी पर सप्लाई कम हो गई तो महंगे हो गए टमाटर। जैसे प्याज है, ऐसी कोई भी कमोडिटी है, कोई भी वस्तु है जिसकी डिमांड बढ़ जाती है, सप्लाई कांस्टेंट रहे या कम हो, तो उसमें महंगाई हो जाती है। तो इसी क्रंच को लेने के लिए कि भाई मार्केट में पैसे आ जाएंगे तो ये महंगाई बढ़ जाएगी, इसी के लिए आरबीआई ने क्या सोचा कि हम CRR के थ्रू सारे पैसे को सोख लेंगे, मतलब कि अब उसको वापस ले लेंगे कि जमा कराओ 10%, और ये 10% को ये 20% भी कर सकते हैं, बट आरबीआई क्या बोल रहा है, ये चरणबद्ध तरीके से समाप्त करेंगे। अब 10% तो उन्होंने खींच लिया है, 4 पहले से ही रखा है, तो ये तो नॉर्मल है डिफॉल्ट में, ये 10 और कर लिया है। अब इसको 10 करने के बाद अब ये बोल रहे हैं चरणबद्ध तरीके से खत्म करेंगे, तो सारा पैसा आरबीआई ने खींच लिया। तो अब जितना ऋण देंगे ना, जितना देते थे उतना ही देंगे, ज़्यादा जरूरत से ज़्यादा नहीं देते हैं कि महंगाई हो जाए। अब इसके बाद ये 10% को ये लोग धीरे 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 10 से 8 पे लेके आएंगे, 8 से 7 पे लेके आएंगे, 7 से 6 पे लेके आएंगे, 5 पे लेके आएंगे, इसको खत्म कर देंगे। तो चरणबद्ध तरीके से खत्म करेंगे, जिससे क्या है कि मार्केट में पैसा उतना ही जाए जितनी सप्लाई है अभी, तो इससे महंगाई ना हो। तो मेनली ये करने का मोटिव था इसका कि महंगाई को कंट्रोल में करना है, महंगाई ऐसा ना हो कि निकल जाए, तो इस वजह से ही स्टार्ट किया था। तो CRR ये होता है। SLR क्या होता है, आरबीआई इसमें क्या था, जो डिपॉजिट था इसका NDTL का, इसका 10 4.5% था, वो आरबीआई के पास रखना पड़ता था। इसमें क्या होता है, इसको बैंक्स को अपने खुद के पास रखना पड़ता है, और ये भी कितना है, 18.5%। ये भी आरबीआई एक्ट सॉरी ये बैंकिंग एक्ट 2006 के संशोधन से ये कर दिया है। तो इसकी वो कितनी लिमिट, 0 से 40% तक आप अपने पास रख सकते हैं। तो ये रखने का क्या मोटिव है, ये रखने का मोटिव है कि आपके पास ऐसा ना हो कि आपने सारा का सारा पैसा लोन में दे दिया है, बाद में जैसे ये बैंक थी, पंजाब पंजाब एंड सिंध बैंक थी,
यस बैंक थी, ये कैसे डूब गए, ऐसी वैसे डूब गए, पैसा दे दिए इन्होंने, अपने पास इनके पास रखे नहीं थे। तो ये SLR इसलिए रखा जाता है क्योंकि लोगों को विश्वास हो कि किसी दिन बैंक लोन वापस नहीं आ रहे हैं तो इनके पास जो डिपॉजिट रखा है खुद के पास, ये डिपॉजिट है सेल्फ, मतलब खुद के पास ही रखा है। खुद रख नहीं लेते हैं कि रिजर्व में पैसे रख लेते हैं, कहीं तबीयत खराब हो गई, स्टूडेंट होते हैं तो उसके लिए 2,000 रुपये एक्स्ट्रा रख लीजिए, कोई दिक्कत आए तो वो कंप्लीट हो जाए। तो इसलिए SLR होता है, SLR खुद के लिए होता है कि उसकी ट्रस्टशिप के लिए, और उसमें डिपॉजिटर के एक उसके लिए, मतलब एक विश्वास के लिए कि ये बैंक फेल नहीं होगी, फेल होगी तो पता चला कि इनके पास पैसे हैं तो ये उभार लेंगे, उसके लिए होता है। तो इसका परसेंट है इतना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये CRR SLR समझ गए, ये बैंकिंग के हैं सारे। इसमें ये बताया है कि 22 अगस्त को इस बार पहली बार घाटे में पहुंच गई, ये सब बताया जो मैंने आपको डिटेल में बता दिया, आपके काम की चीज़ थी। सेकंड है इंटरनेशनल न्यूज। इसमें क्या है, अमेरिका के राष्ट्रपति थे जो बाइडन, वो G20 के बाद कहाँ पहुँचे, वियतनाम। वियतनाम में उन्होंने उन्होंने मीटिंग करी और उसमें एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। हस्ताक्षर क्या है, सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला, यानी कि सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन। सप्लाई चेन, ये सप्लाई चेन क्या होती है, किसी भी चीज़ की यहाँ एक जगह मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, उसके बाद यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हुई, मैन्युफैक्चरिंग के बाद यहाँ उसको फिनिशिंग करी, फाइनल दिया, उसके बाद ये मार्केट है, मार्केट के सॉरी ये ट्रांसपोर्टेशन है, ये यहाँ एक गोदाम बनाया स्टोर का, स्टोर के बाद यहाँ पहुँचाना मार्केट, मार्केट के बाद यहाँ कस्टमर तक पहुँचाना है, या मैन्युफैक्चरिंग कार वाली कंपनी में पहुँचाना। तो ये सब चीज़ चल रही है ना चरणबद्ध तरीके से, तो ये इस कस्टमर तक पहुँच गया, तो ये चरणबद्ध तरीके से चल रही है ना, इसी को बोलते हैं सप्लाई चेन। ये सप्लाई है जो एक सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए एक चरणबद्ध तरीके से हो जिसमें कोई व्यवधान ना आए। तो इस सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला के लिए ही, आपूर्ति श्रृंखला का मतलब सप्लाई चेन के लिए उन्होंने हस्ताक्षर किए। इसमें क्या बोला है, ये कहाँ हस्ताक्षर किए, वियतनाम की राजधानी हनोई में। तो इसमें कितने का है, अमेरिकी सरकार पहल शुरू की है, $2 मिलियन की प्रारंभिक धनराशि है। तो इसमें कि बता दिया मैंने आपको, G20 के बाद गए थे, तो इस आपको याद रखना है बस सिर्फ कि सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन की एक समझौते पर हस्ताक्षर किया अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर ने, प्रेसिडेंट ने, ठीक है। अगला है शिखर सम्मेलन और बैठक है। इसमें क्या है, भारतीय तटरक्षक बल, ये इंडियन कोस्ट गार्ड फोर्स ICF, ये क्या करते हैं, हमारे कोस्ट गार्ड होते हैं ना, कोस्ट गार्ड कोस्ट फोर्स, उस कोस्ट फोर्स इंडिया के कोस्ट की रक्षा करते हैं, मतलब उस करते हैं। ये इंडिया का मैप है, इसमें इंडिया का यहाँ से लेके गुजरात से लेके आपका कहाँ तक, ये तो ये वाला गुजरात से लेके गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आप सारी कोस्टल कंट्रियाँ याद कर लीजिए कौन कौन सी है। गुजरात, महाराष्ट्र, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गुजरात, महाराष्ट्र, फिर आपका कर्नाटक, केरल, इधर आ जाएगा आपका ईस्टर में तमिलनाडु दोनों में आ जाता है। तमिलनाडु का आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद वेस्ट बंगाल, ये आपकी 4, इसमें इधर 5 हैं, इधर आपका गोवा और रह गया, जिस सबको जाने का जिसका वो होता है मन, गोवा हो रह गया राज्य, बाकी दमन दीव है, दादर नगर हवेली है और वो सब है वो UT है। इसमें इन्होंने बैठक की है, बस इतना ही जानना है आपको कि इसके तटरक्षक के महानिदेशक डायरेक्टर कौन है, DG राकेश पाल। और ये क्यों करी गई, इस बैठक में क्या क्या हुआ, समुद्री कानूनी प्रबंधन, समुद्र में जीवन की रक्षा और समुद्री पर्यावरण संरक्षण सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। इसको बढ़ावा देने के लिए समुद्र के बीच सहयोग और उसको बढ़ावा देने के लिए किया गया ये फोरम। मेनली क्या होता है, जहाँ भी उस चीज़ की मीटिंग होती है उस चीज़ को एक ऐसा होता है कि वहाँ की जो रक्षा है, जो वहाँ की इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम के अलावा वहाँ की बायोडाइवर्सिटी वहाँ के जो लोग प्रभावित हैं उन सब की रक्षा के लिए या उनके मुद्दों पर चर्चा करने के लिए ही सारी मीटिंगें होती हैं। तो ये कहाँ हुई, इसका लास्ट कहाँ हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था। और अभी कहाँ हुआ है, अभी आपका हुआ है तुर्की इस्तांबुल में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से। एनवायरमेंट इकोलॉजी में क्या है, कावेरी वन्य जीव अभ्यारण्य में सफ़ेद सांबर मिला है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कावेरी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है। तो कावेरी वन्य जीव अभ्यारण्य आपका, ये आपका कर्नाटक है, कर्नाटक के यहाँ इस साइड में, आपको मैप पे बताता हूँ मैं। ये देखिए ये कर्नाटक है, कर्नाटक में आप देखिए ये वाला हिस्सा कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आपका कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये आपका इधर क्या है, ये आपका नीलगिरी है पूरा, आपको एक सब देख लो, कोलेगन FD, ये इधर बांदीपुर होगा, राजीव गांधी नेशनल पार्क है, इधर मैसूर नीलगिरी,
बांदीपुर नेशनल पार्क, ये इंपॉर्टेंट है आपका। मुदुमलाई है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी आपको याद रखना है। नीलाम्बूर, ये याद रखना है। और मुकोती साइलेंट वैली कहाँ है? साइलेंट वैली आपका केरला हो, तो यहाँ से ये वाला पार्ट है, ये आपका केरला लग जाता है। तो ये आपको पूरा बताइए। ये नीलगिरी है, नीलगिरी का नॉर्थ है। ये कार्डियम हिल्स है। ये सारे मैप में बता दिया है, आप देख लीजिए। मेनली था ये कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? यहाँ है। तो इसमें क्या यहाँ मिला है आपको? मिला है सफ़ेद सांबर, वाइट डियर। तो वाइट डियर संजय गुप्ती और उनकी टीम ने कावेरी में संगमा रेंज में एक ल्यूसी सांबर को मिला है। इसमें क्या है? इसमें कुछ ऐसा है नहीं। हाँ, ये मैंने बता रहा था। IUCN की लाल सूची के अनुसार सांबर को एक संवेदनशील मतलब सेंसिटिव स्पीसीज के रूप में वो किया है, संवेदनशील प्रजाति के रूप में संबोधित किया। तो बस ये इंपॉर्टेंट है, काम की चीज़ें ये। और ये कहाँ है? कावेरी वन्यजीव अभ्यारण्य मांडला, चामराजनगर और रामनगर जिले में स्थित एक संरक्षित देव है। तो ये आपका उत्तरी पूर्वी कर्नाटक में है, याद रखना है बस। ये है आपका, ये कर्नाटक पार्ट है। ये मेनली ईस्ट टाइप में ही है, उत्तरी भी नहीं, ईस्ट टाइप में, ईस्ट में। ये रहा कावेरी नदी है, इसलिए इसका नाम कावेरी वन्यजीव अभ्यारण्य पड़ा है। अगर समझौते और ज्ञापन समझौता, इसमें क्या है? G20 के सम्मेलन से पहले द्विपक्षीय बैठक के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच 3 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि भारत और बांग्लादेश आपका एक मित्र राज्य और वो है। तो ये आपका इधर ये पड़ता है ना, ये बांग्लादेश के साथ में, ये आपका बांग्लादेश मुझे कमेंट करके बताइए बांग्लादेश की बाउंड्री किस किस भारत के राज्यों से मिलती है। कमेंट में बताइए भारत के किन किन राज्यों से बांग्लादेश की बाउंड्री मिलती है। तो इसमें क्या था? इसमें किस किस पर हस्ताक्षर किए हैं? सबसे ज़्यादा वो क्या था फोकस? ये डिजिटल पर था। NPCI क्या है? NPCI भारत का एक PPP पर एक निगम है जो क्या करता है? जिसने भीम ऐप, UPI सबसे बड़ा रिवॉल्यूशन डिजिटल का, UPI जिसने किसने बनाई? NPCI ने बनाई है। तो उसने ही भीम ऐप को बनाया है। यहाँ फास्टैग किसने बनाया है? NPCI ने। फास्टैग के बाद ये क्या है? उसके बाद आपका ये IMPS, ये सब किसके हैं? ये सब NPCI ने बनाए हैं। तो इसको याद रखना। तो इसके लिए इनका हुआ है पहला समझौता, इस पर हुआ है। NPCI और भारत के डिजिटल भुगतान को तंत्र को सहयोग और समझौता को देना है इनको। तो डिजिटल भुगतान को कैसे बनाया जाए सुलभ, जैसे UPI का है, कहीं भी ठेले पे का 2 रुपये भी आपको करना है, चॉकलेट लिया 2 रुपये आप कैसे कर रहे हो? UPI से कर रहे हो। ये अमेरिका भी देखता है कि इतना डिजिटल हो गया, इतना अशिक्षित देश बोलते थे कि इतना भुखमरी है, और वहाँ डिजिटल पेमेंट चल रहा है, कोई भी गाँव का बंदा। तो सब ये किसकी देन है? ये सब NPCI की है। तो NPCI ने ही ये समझौता किया है, ठीक है। दूसरा है सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम, CEP, कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के नवीनीकरण पर केंद्रित है। और तीसरा है आपका ICAR, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और बांग्लादेश के कृषि अनुसंधान परिषद के बीच तीसरा समझौता हुआ है। मतलब कृषि में आपका क्या क्या इनोवेशन करना है, मेनली उन्नत बीज, फर्टिलाइज़र पैदावार कैसे बढ़ाई जाए, उर्वरकता कैसे बढ़ाई जाए, और बाढ़ आती है उससे कैसे बचाव किया जाए, ये सारी चीज़ों का आपका इसमें चर्चा होगी। द्विपक्षीय समझौते की पूरी श्रृंखला में राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग, सीमा प्रबंधन, बॉर्डर मैनेजमेंट। बांग्लादेश से इलीगल व्यापार होता है, चाहे वो इंसान का हो, जानवर का हो, या हथियार और ड्रग्स, इनका व्यापार होता है। सोचो, ट्रैफिकिंग होती है ना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, एनिमल का ट्रैफिकिंग, और ये वेपन ट्रैफिकिंग, और ये ड्रग्स का। तो इसमें कनेक्टिविटी, जल संसाधन, बिजली और ऊर्जा, विकास सहयोग और सांस्कृतिक लोगों से लोगों के संबंधों का पीपल टू पीपल, अपना इंडिया बांग्लादेश का या इंडिया का किसी के साथ भी वो रिलेशन होता है ना, वो इंडिया सबसे पहले वो रिलेशन को पीपल टू पीपल रखना चाहती है। कि क्यों? गवर्नमेंट चेंज होती रहती है,
गवर्नमेंट तो आपकी आज है, 5 साल बाद नहीं है, इंडिया की हो चाहे दूसरे राज्य की देश की हो, बट जो पीपल टू पीपल कनेक्शन है वो हमेशा रहेगा, परमानेंट रहेगा। जैसे हमारा रसिया के साथ है पीपल टू पीपल कनेक्शन है, इजराइल के साथ है, बांग्लादेशी है, नेपाल है। नेपाल में तो देखिए इंडिया में दिल्ली में कितने सारे लोग हैं, आपको नेपाली मिल जाएंगे, इंडिया के भी कुछ मिल जाएंगे वहाँ। भूटान है, श्रीलंका है। ये क्या है? ये पीपल टू पीपल कनेक्शन है। सरकारें आएंगी जाएंगी बट लोग रहेंगे, देश रहेगा। तो इसलिए किस पे ज़्यादा फोकस किया जाता है? पीपल टू पीपल कनेक्शन पे। इसमें ये आपको पता ही होगा बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। इन्होंने एक ये व्यापक आर्थिक साझेदारी सहयोग समझौता CEPA, ये आपका क्या है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है। ये व्यापक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, उसमें और व्यापक होता है। इस चीज़ पे चर्चा चल रही है, ये सारी चीज़ें बात हुई है, ये जो एग्रीमेंट हुए हैं उसके बाद कुछ जो भी मुद्दे हैं वो सुलझा लिए जाएंगे। इसमें क्या होता है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार और निवेश को एक कम से कम ट्रेड पे, कम से कम टैरिफ पे या कम से कम टैक्स पे, रिस्ट्रिक्शन पे चीज़ें अलाउ कर दी जाती हैं, मिनिमम से मिनिमम, जीरो या मिनिमम। तो इसलिए ये FTA होता है। FTA का ही विकसित रूप क्या है? CEPA। तो इस पर बात चल रही है। अगर इंडिया बांग्लादेश का हो जाता है तो बहुत अच्छी बात होगी, दोनों के बीच ज़्यादा व्यापार बढ़ जाएगा। ये आपको याद रखना है। इसमें एक चीज़ और, अगरतला अकोला रेल लिंक। अगरतला कहाँ है आपका? त्रिपुरा में। अकोला कहाँ है? ये आपका बांग्लादेश के पश्चिमी बांग्लादेश का पार्ट है। जैसे ही इसमें खुलना मोंगला रेल लिंक। तो मोंगला कहाँ है? ये आपका है बांग्लादेश में, बांग्लादेश में। और खुलना कहाँ है? ये आपका इंडिया में। ये आपको याद रखना है। BPSC में क्या पूछ लिया था? BPSC में यही पूछ लिया था कि खुलना, मतलब इसी से रिलेटेड था कि खुलना मोंगला में से ये किस राज्य में, मतलब किस देश में? ये बांग्लादेश में या इंडिया में? ये बांग्लादेश में, इंडिया में। तो इसी आपको याद रखना है, ये बांग्लादेश में मोंगला पोर्ट, वही खुलना इंडिया में। ये सेकंड यूनिट को ही है। अब चलते हैं इंटरनेशनल न्यूज पे। इंटरनेशनल न्यूज में क्या है? भारत और अमेरिका ने विश्व व्यापार संगठन WTO, अभी WTO के मेंबर वो आए थे, WTO के अभी हेड आए थे अभी G20 में, आपने देखा था कैसे डांस कर रहे थे। तो वो सब, और इसमें क्या है? भारत और अमेरिका के मुद्दे चलते रहते हैं। WTO का है, यहाँ क्या है? मिनिमम से मिनिमम टैरिफ हो, कोई रुकावट ना हो व्यापार में, कोई भी आवाजाही में दिक्कत ना हो। यहाँ सारे नियम बने हैं, इन नियमों का सबको पालन करना होता है। नॉन, तो इसमें किसी भी चीज़ के मुद्दे होते हैं वो सब जाके, इसका WTO का ट्रिब्यूनल है, उसमें अपीलेट ट्रिब्यूनल, उसमें सारी विवाद हो जाते हैं। तो कोई किसी को प्रॉब्लम है इस देश से, तो बोला कि ये देश ऐसा कर रहा है वो ऐसा कर रहा है, तो वो कंप्लेन करता है और फिर अपीलेट में अपीलिएट में वहाँ जाके आपके सारे मुद्दे सुलझा लिए जाते हैं। तो इसमें क्या थे? पहले सबसे पहले लंबे सभी 7 मुद्दे आपस में सुलझा लिए हैं। तो इसमें कौन कौन से 7 मुद्दे थे? इसमें था आपका, देखिए क्या है लिखा है, 6 व्यापार मुद्दों को समाप्त करते और कुछ अमेरिकी उत्पादों, चना, दाल, बादाम, अखरोट, सेब, बेरेट एसिड और डायनोस्टिक अभिक्रमणों पर भारत द्वारा टैरिफ हटाने की घोषणा की है। 7 मुद्दे थे। इसमें था एक सबसे बड़ा मुद्दा सोलर वाला, सोलर पैनल वाला। सोलर पैनल क्या बोलते थे कि अमेरिका से जब सोलर पैनल आते थे ना, US से, तो इंडिया बोलता था कि इंडिया, मेड इन इंडिया खरीदेंगे तो हम आपको सब्सिडी देंगे, मेड इन इंडिया। तो अमेरिका बोलता था कि आप सब्सिडी दे रहे हैं तो हमारे को भी दीजिए, मतलब आप ऐसे कर रहे हैं कि ये सब्सिडी दे रहा है, ये इलीगल है, क्योंकि इससे हमारे बिकेंगे नहीं, इससे नहीं बिकेंगे तो आपके बिकेंगे, आपके बिकेंगे तो हमारे, आपको आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो। तो ये WTO के उसका उल्लंघन है, कानून का उल्लंघन, नियम का उल्लंघन है कि आप अपने को, अपने वाले मैन्युफैक्चर को आप सब्सिडी से सब्सिडाइज कर रहे हो, जिससे क्या है आपके बिकेंगे। तो US ऐसा है ही। US का एक मुद्दा था आपका सोलर का। दूसरा था अनिवार्य कंपल्सरी लाइसेंस का, अनिवार्य लाइसेंस। इसमें क्या होता है? अनिवार्य लाइसेंस में देखा होगा आपने, वैक्सीन का, कोरोना के टाइम पे वैक्सीन का था। वैक्सीन में क्या था कि कंपल्सरी लाइसेंस लेनी होती है। कैसे? कब? कि आपने ये, इधर थी मॉडर्ना, मॉडर्ना वैक्सीन थी। मॉडर्ना वैक्सीन में क्या किया था? मॉडर्ना वैक्सीन में ये बनाई किसने थी? अमेरिका ने। तो बोले थे कि इसका लाइसेंस, कंपल्सरी लाइसेंस लेके इंडिया में इसकी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा दीजिए, प्रोडक्शन बढ़ा दीजिए। प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो उस समय कोरोना पीक पे था, तो हमारी जो कोवैक्सीन थी, कोवैक्सीन इतनी उसमें नहीं थी प्रोडक्शन में। जब इतनी प्रोडक्शन में नहीं है, कोवैक्सीन इतनी प्रोडक्शन में नहीं है, तो ये इसकी बढ़ जाए। इसके बाद एस्ट्राजेनेका वाली थी, वो तो चल ही रही थी, पर ये और वैक्सीन बढ़ जाती तो इससे और लोगों तक जल्दी से जल्दी पहुंचा जा सकता था। जो सेकंड वेव आई थी उसमें इतनी सारी मौतें हुई, वो उनको रोका जा सकता था। तो यही होता है करने वाला लाइसेंसिंग, कि आपका लाइसेंस किसी और देश का है, बस उसको बोल के आप यहाँ आप उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन चालू कर दीजिए। जब प्रोडक्शन चालू कर देंगे तो उसकी क्या मिलती है? रॉयल्टी।
रॉयल्टी मिलती है। रॉयल्टी आप उस कंपनी को, ये कंपनी है, कंपनी का प्रोडक्शन इंडियन कंपनी किसी और देश ने बनाया, इंडिया ने बनाया, और उसको रॉयल्टी पैसे में दे देंगे कि आपके ये पैसे बने हैं, बट हम लाइसेंस नहीं लिए थे। बाकी ऐसे क्या होता है, अगर ऐसे बनाओगे तो आप वो कॉपीराइट का उसका क्लेम कर देगा कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग, तो उससे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का उल्लंघन है, तो WTO पेनल्टी दे देगा। तो अनिवार्य लाइसेंस इसे यूज की जाती है। तो इंडिया कभी कभी ऐसा कर देता था जब जरूरत पड़ती थी। जैसे एक थी कैंसर की, मुझे याद नहीं आ रही वो कौन सी दवा थी, कैंसर की दवा थी, जिवेक्स जेवियर कुछ ऐसे नाम का था। तो उसमें क्या था, इंडिया ने बना दिया वो वैक्सीन, वो थी दवाई कैंसर की। कैंसर की दवाई थी, कैंसर की दवाई कितने की थी वो थी आपकी कम से कम 70 से 80 हज़ार रुपये की, इतने की पड़ रही थी। सोचो, क्योंकि वो कंपनी थी, कंपनी वाले लूटते हैं। इंडिया मैन्युफैक्चरिंग करके इंडिया ने बना दिया उसे 8 हज़ार रुपये में, बताओ 10 गुनी थी। तो ये सब लोगों को क्योर हो सकता है, क्योंकि कंपनी लाइसेंस के कब एक इमरजेंसी में या कुछ ऐसा कुछ ऐसी बीमारी आ गई जिसका क्योर करना जरूरी है। तो कैंसर की दवाई के लिए इन्होंने, इंडिया ने कंपनी लाइसेंस ले लिया। ये किसी को बताया नहीं जाता, ये देश की सरकार को डिपेंड करता है। सरकारें कर सकती हैं, किसी को परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। WTO से परमिशन लेंगे या कंपनी से परमिशन लेंगे, सरकार बोलेगी हमें ये बनाना है, कंपनी को रॉयल्टी दे देंगे, रॉयल्टी दे देंगे। कंपनी को रॉयल्टी देनी है सिर्फ, तो रॉयल्टी दे देंगे। तो इस हिसाब से, इसलिए ही ये मुद्दे थे। अमेरिका बोलता था कि कुछ भी कर देता है इंडिया। तीसरा क्या था, तीसरा था आपका ये इसका सब्सिडी का। इंडिया सब्सिडी देता है अपने किसानों को, जबकि अमेरिका में तो बड़े बड़े फार्म होते हैं, इंडिया में कितने इतने से होते हैं। तो इंडिया, ये सोसाइटी वाले होते हैं, आपकी MSP होती है, MSP, इस पे सारे मुद्दे चल रहे थे। ऐसे ही 7 मुद्दे थे, उनको सबको सुलझा लिया है। एक डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे, क्या आया था, हार्ले डेविल्सन। हार्ले डेविल्सन बाइक है ना, वो आपकी आती है 5-10 लाख की। ट्रम्प भाई साहब इसी को लगे पड़े थे कि हार्ले डेविल्सन है, मेरे वो हटाइए, टैरिफ हटाइए। इंडिया ने 100% टोक रखी थी। अब इंडिया में 5 लाख की बाइक कौन खरीदता है, आप बताइए। 5 से 10 लाख की बाइक, लाख की बाइक कौन खरीदता है। वो इस पर बोला कि नहीं, इसको हटाइए, पता नहीं क्यों, उनके दोस्त थे क्या थे। तो ये सारे मुद्दे थे, इन सबको सुलझा लिया है इंडिया ने, और अब US ने WTO के सारे मुद्दों को सुलझा लिया। लास्ट था पोल्ट्री फार्म वाला, जिसमें मुर्गी फार्म, पशुपालन, ये सब होता है इसमें, पोल्ट्री फार्म में, वो सबको सुलझा लिया है। और इसमें और क्या मुद्दों पर चर्चा हुई, इसमें था 31 ड्रोन खरीदेंगे और जेट इंजन पर संयुक्त विकास, मतलब साथ में बैठ के पार्टनरशिप से डेवलपमेंट करेंगे। तो ये गहरा और विविधतापूर्ण बनाने का वादा किया है। और क्या क्या मुद्दे थे, और थे परमाणु ऊर्जा, 6G, AI, कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर, इन पर चर्चाएं हुई हैं। पोल्ट्री फार्म वाला तो निपटा ही लिया है। ये सारे निपटाने के बाद ये एक्स्ट्रा चर्चाएं हैं। तो इंडिया US की पार्टनरशिप बहुत तगड़ी होती जा रही है, चाहे वो व्यापार के मामले में हो। इसी से देखिए, ये आपका पॉइंट याद करने का है, अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारी साझेदार है। पहले हुआ करता था चीन, बट चीन को रिप्लेस करके, पहले था चीन, US और UAE, ये इंडिया के 3 व्यापारिक थे। बट अब क्या हो गया है, अब हो गया आपका US फर्स्ट, चीन सेकंड और UAE थर्ड। ये आपका ऑर्डर चेंज हो गया, तो आपको इसको याद रखना है, ठीक है। कौन है सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार, US, जो 2021-22 में 119.5 बिलियन के साथ बाद 128.8 बिलियन हो चुका है। तो ये आपको याद रखना है, सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन है, US। नेक्स्ट है समझौता ज्ञापन और समझौते। भारत ने 6G अलायंस और नेक्स्ट G अलायंस के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की है। 6G अलायंस क्या है, 6G अलायंस है जो अभी 5G है, 5G 5th जनरेशन है। इसमें क्या है आपका, इसमें 0.1 सेकंड का या इससे भी कम का, माइक्रो सेकंड का, 0.1 ये 1 माइक्रो सेकंड का क्या है, लेटेंसी क्या होता है, रुकावट। जो बोलते हैं ना, डेटा आया और घूम रहा है, चक्र ऐसे ऐसे टाइप का सर्च कर रहा है, या डेटा अपना क्लिक किया हुआ और यहाँ डेटा नहीं आया है, तो ये लेटेंसी होती है। जो आने में जो टाइमिंग होती है ना, अपन ने टाइप किया, कुछ इनपुट दिया, उसके बाद जो इनपुट से आउटपुट के बीच की जो टाइमिंग होती है, उसी को बोलते हैं लेटेंसी। इनपुट दिया, क्लिक किया और डायरेक्ट आ गया, तो वो होता है लेटेंसी। जितनी लेटेंसी कम होगी उतना फास्ट होगा। पहले लेटेंसी ज़्यादा हुआ करती थी, देखा 2G कैसे चलता था, 3G कैसे चलता था, पड़ी लेटेंसी कम होती गई। 5G में लेटेंसी 1 माइक्रो सेकंड है। आपने इधर क्लिक किया, उधर आपका आउटपुट आ गया, जो भी आपने सर्च किया वो आ गया। अब 6G में इसको 1 माइक्रो सेकंड को कहाँ लेके जाने वाले हैं, ये 1 नैनो सेकंड पे। मतलब कि
इधर क्लिक किया हो तो तुरंत हो गया आउटपुट, और ज़्यादा फास्ट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा फास्ट। तो ये 5G ये था, ये आपका है 6G का। इसमें एक लेटेंसी होती है, स्पीड क्या थी इसमें, स्पीड है इसमें 1 GB/सेकेंड, 1 GB इसमें क्या बोल रहे हैं, इसमें बोल रहे हैं शायद 100 Gbps बोल रहे हैं या 1 Tbps। इसकी अभी स्पीड का नहीं है, बाकी लेटेंसी बहुत कम हो जाएगी और स्पीड हाई हो जाएगी। तो ये 6G अलायंस इसलिए कर रहे हैं कि अभी से चालू होंगे तो ये पता चला 5 से 7-10 साल में ये अच्छी तरह से डेवलप होगा। अभी तो 5G स्टार्ट नहीं हुआ है। तो इस पर वायरलेस प्रौद्योगिकी के सहयोग के अवसरों पर पता लगाने के लिए समझौते हस्ताक्षर हुए। किस किस के बीच हुए हैं, यहाँ 6G अलायंस। 6G अलायंस के अध्यक्ष कौन है, NG सुब्रमण्यम। और NIS के नेक्स्ट जी अलायंस के अध्यक्ष कौन है, NIS नेक्स्ट जी अलायंस के अध्यक्ष कौन है, और इसके CEO हैं सुसान मिलर। इन दोनों के बीच समझौता हुआ है। इसमें क्या है, 6G अलायंस पर 6G अगली पीढ़ी का है, मैंने आपको बता दिया सारा। तो इसमें सब आपको याद रखना है कि स्पीड जैसे जनरेशन बढ़ेगी, स्पीड इंक्रीज और लेटेंसी डिक्रीज, ये होता है आपका ये होता है आपका 1G से 6G तक का सफ़र। ये कम होती जाएगी लेटेंसी और स्पीड बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका 6G अलायंस के बारे में बताया। इसने किसके द्वारा लॉन्च किया, दूरसंचार डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन वाला, टेलीकॉम वाला, दूरसंचार विभाग द्वारा। इसमें क्या है, ये सार्वजनिक, ये TPP पे चल रहा है, सार्वजनिक और निजी कंपनियां, शिक्षाविद, अनुसंधान संस्थान और मानक विकास संगठन समिति द्वारा। इसमें सब क्या क्या करेंगे, R&D करेंगे। 5G है, 5G को और स्पीड से ब्रॉड बैंड विड्थ है, ये बैंड विड्थ ब्रॉडबैंड, ये सब चीज़ पे इनकी R&D चलेगी, तब जाकर 6G पहुँचेंगे। 5G से और स्पीड कैसे किया जाए। अब एक स्पोर्ट्स में क्या है, नोवाक जोकोविच ने US ओपन में 24वां ग्रैंड स्लैम जीतकर इतिहास रच दिया है। तो इसको आपको याद रखना है। इसमें आपको याद रखने का चीज़ है, पुरुष एकल में किसने जीता है, नोवाक जोकोविच। हराया किसको है, डेनियल मेदवेदेव को। मेडल इसको भी याद रखना, उपविजेता को भी इसको हराया है। और नोवाक जोकोविच ये जीते हैं, ये हमेशा जीतते ही हैं ज़्यादातर में। और महिला एकल को कोको गॉफ ने जीता है और आर्याना सवालेंका ने इसको उपविजेता रही, इनको हराया है। तो ये आपको इतना याद रखना है, ये पेपर में पूछे जाते हैं। ये किसके हैं, ये आपके US ओपन के। ऐसे फ्रेंच ओपन है, वो सारी चीज़ें आपको याद रखनी। ये आपका 24वां है, यानी कि 2023 का है। ठीक है, आपको पता होगा। ऑस्ट्रेलिया ओपन, ऑस्ट्रेलिया के बाद आपका होता है फ्रेंच, फिर आपका आता है US, फिर आता है आपका विंबलडन। ये चारों ऐसे लाइन से हैं। तो अभी US हो गया, अभी विंबलडन होगा आपके दिसंबर में। ये आपका शायद जनवरी में होता है या अप्रैल में होता है या अगस्त में होता है, अगस्त में शायद, अगस्त या सितंबर में, और ये आपका दिसंबर में। ये आपका अप्रैल, ये आपका जनवरी। तो जैसे आपको याद रखना, ये क्रम याद रखना, ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच, US और विंबलडन। ये युगल के हैं, कपल के हैं। कपल का आपको इतना याद नहीं करना, आपको सिर्फ ये 2 याद रखने हैं। युगल पुरुष का नोवाक जोकोविच और कोको, महिला एकल को कोको गॉफ, इसको याद रखना, कोको। अब आ गया उत्तरी अफ्रीका के मोरक्को देश में 6.8 तीव्रता का भूकंप आया है। अब भूकंप में इसमें बताया है 200 लोगों की मौत हुई है। ये इसके केंद्र माराकेच के लगभग 72 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में हाई एटलस पर्वत। ये आपको पता चलेगा एटलस पर्वत कहाँ है, एटलस पर्वत आपका उत्तर अफ्रीका में मोरक्को में उसका पार्ट है। इसका केंद्र दिया है। 1960 के बाद ऐसा घातक आया है, क्योंकि अफ्रीका में ऐसा भूकंप आता नहीं है, इतना नॉर्मली है नहीं, खासकर उत्तर अफ्रीका में तो बिल्कुल नहीं है। बट ये क्यों आया है, तो इसको हम देखेंगे क्यों आया, इसका रीजन क्या है। तो सबसे पहले इसकी लोकेशन देख लीजिए। इसमें 2000 से ज़्यादा लोग मरे हैं। तो इसकी लोकेशन है, ये आपका है अफ्रीका, ये अफ्रीका के ये वाला पार्ट है ना, उत्तर और पश्चिम वाला, ये आपका मोरक्को में ये पार्ट में, ये मराकेश यहाँ WTO की एक बैठक भी हो चुकी है, WTO की बैठक हुई है। तो ये मराकेश वही है। यहाँ ये आपका एपिसेंटर था। एपिसेंटर क्या होता है, इसके नीचे, जस्ट नीचे इसका जो भी वो बना है ना, फोकस केंद्र, जो फोकस है भूकंप का, वो होता है उसके ऊपर। यहाँ भूकंप जनरेट होता है, यहाँ प्लेट, टेक्टोनिक प्लेटें मूवमेंट करती हैं, वहाँ से जो तरंगें निकलती हैं, उससे पृथ्वी पर जो सीधा पॉइंट होता है ना, उसको बोलते हैं एपिसेंटर। समझ गए, ये पृथ्वी पर जो पॉइंट आए ना, उसको एपिसेंटर बोलते हैं। तो ये क्या है, ये क्यों हुआ है, यह एक जटिल प्लेट सीमा के बाद यूरेशियन प्लेट के साथ अफ्रीका प्लेट के उत्तर की ओर अभिसरण है। यूरेशियन प्लेट कहाँ है, यूरेशियन प्लेट आपकी, इससे देखिए ये यूरेशियन प्लेट है,
यहाँ क्या है आपका स्पेन है, स्पेन, फ्रांस है, इसका इधर स्पेन है, जिब्राल्टर की संधि है, जिब्राल्टर वो है, जिब्राल्टर संधि, ये प्लेट और ये अफ्रीकन प्लेट इधर जा रही, इसके बीच हलचल हुई है ना, उस वजह से ये भूकंप आया। वैसे आता नहीं है यहाँ। तो ये क्या है, यूजीएससी के अनुसार मोरक्को हाई एटलस पर्वत श्रृंखला के भीतर कम गहराई पर तिरछा रिवर्स फॉल्ट मोरक्को में भूकंप का मुख्य कारण है। ये समझे आप, यहाँ है आपका ये हाई एटलस पर्वत है, ये एटलस, बाकी और अफ्रीका के और राज्यों में और देशों में भी है, ये उसमें है। तो ये क्या है, तिरछा है, अब तिरछा है तो ये इधर बढ़ रहा है, और इधर ये यूरेशियन प्लेट है, ये इधर आ रही है, मतलब आ नहीं रही है तो इधर ही है, पर ये इधर बढ़ रहा है, तब ये बढ़ रहा है ना, तो ये तिरछा पड़ गया, तो थोड़ी सी भी नीचे वो बोलती है ना हलचल, तो भूकंप आ जाता है। वैसे यहाँ इतना आता नहीं है, पर ये कभी कभी आ जाता है, और आता है तो देखो कितना खतरनाक आया है। यह भूकंप ये कम दर का है, भूकंप आम बात नहीं है, देखा उधर आता ही नहीं है। अफ्रीका स्टेबल है, अफ्रीका में इतने भूकंप आते नहीं है, वो कभी कभी हो जाता है। अभी कहाँ आया था, अभी आपका आया था टर्की में, टर्की में आया था आपका भूकंप, अब आ गया मोरक्को में। अब ये नेशनल न्यूज है, इसमें क्या है, होने की हॉल मार्किंग को अनिवार्य कर दिया और राज्यों में। तो क्या है, जो गोल्ड होता है, गोल्ड की हॉल मार्किंग की जाती है। हॉल मार्किंग इससे क्या होता है कि पता चलता है कि ये सोना, ये पूरा सोने का बिस्किट है, इसमें हॉल मार्किंग करके बता देता है कि ये 24 कैरेट का है, ये 22 कैरेट का है, ये 20 कैरेट का है। उससे आपको पता चल जाए ये ओरिजिनल सोना है, ये सोना वो नहीं है, सोना खरा खरा सोना है, ये फर्जी सोना नहीं है कि ऐसे ही बना दिया है, बेवकूफ़ बना रहे हैं। अनिवार्य गोल्ड, इसको अनिवार्य तो कर ही दिया है, पर कहेंगे ये बिकता है, ऐसे ही नॉर्मल बिकता है। तो बता दिया कि और राज्यों में, सारे राज्य के सारे जिलों, 55 जिलों को और कवर कर लिया, हर जगह नहीं है। तो अब कितने हो गए हैं, लगभग 343 जिले हो गए टोटल पूरे देश के। तो इसमें यही है। है नई दिल्ली नेताओं के घोषणा पत्र को G20 सम्मेलन ने 2023 में अपना लिया है। तो ये सबसे पहले क्या था, ये क्या होता है, एक जगह मीटिंग होती है, जैसे G20 की मीटिंग हुई या कोई भी मीटिंग होती है, उस मीटिंग में फाइनल में जो निकला है, क्या उसका सार निकला है, उसको क्या बोलते हैं, एक फाइल में बना के देते हैं, और जितने उसमें देश शामिल हुए हैं, मेंबर शामिल हुए, उन सबकी रजामंदी ली जाती है कि ये पॉइंट है, इन पॉइंटों में सहमत है कि नहीं। सब लोग सहमत होते हैं तो उसको एक दस्तावेज में सबके हस्ताक्षर करके उसको पब्लिश कर दिया जाता है, उसे बोलते हैं डिक्लेरेशन। उस जगह पर होता है, इसलिए उसको उस जगह का नाम लिख देते हैं, जैसे दिल्ली डिक्लेरेशन, जैसे आपने देखा वॉशिंगटन डिक्लेरेशन, इस टाइप से होता है। जैसे न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन है, क्योंकि G20 न्यू दिल्ली में हुआ था। तो सारे के सारे लोगों ने सहमति बना ली, क्योंकि उसमें बहुत सी चीज़ें लिखी गई होंगी, या उन्होंने बोला होगा ये चीज़ें भी लिखी है, तब ये चीज़ें लिखी है, इंडिया ने माना होगा या नहीं माना होगा। वैसे जो देश ऑर्गेनाइज कराता है वो सारी चीज़ें लिखता है, दूसरे की कम मानता है, उसको हटा सकता है, पर दूसरे की मानेगा तो सोचेगा फिर हमने क्या किया है। तो मोदी जी ने बोला था कि हमारी टीम के अथक प्रयासों से कितनी मीटिंगें हुई। इसके CEO शेरपा कौन थे, G20 के इंडिया के शेरपा कौन थे, शेरपा होता है जो इंडिया को रिप्रेजेंट करता है उस पूरी G20 के पूरी साल भर में। तो कौन थे, राजीव, अमिताभ कांत, अभिकांत कांत, अभिकांत कांत थे। तो ये क्या थे, पहले ये नीति आयोग के CEO थे, अब जाके शेरपा बना दिए। तो इन्होंने इतने प्रयास किए और सबको मना लिया, चाहे US हो, चाहे पश्चिमी देश हो और यूरोप वाले हो, चाहे रसिया हो, चाइना हो, कि कोई भी हो। नई दिल्ली डिक्लेरेशन में इसमें क्या था, इसमें था मजबूत, टिकाऊ, संतुलित, समावेशी विकास, SDG पर प्रगति में तेजी लाना, टिकाऊ भविष्य के लिए हरित विकास समझौता और 21 सदी के लिए बहुपक्षीय संस्थान और बहुपक्षवाद को पुनर्निर्माण करना है। इसमें मल्टीलेटरिज्म भी था। तो इसमें सारी चीज़ों को सुलझा लिया। इसमें सबसे मुद्दा फंस रहा था ये कि इस पर सहमति होगी कि नहीं। रूस और यूक्रेन युद्ध, दिल्ली घोषणा पत्र में सभी राज्यों से क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मानव कानून और शांति की स्थिरता के रक्षा करने के वाली बहुपक्षीय प्रणाली सहित अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए आह्वान किया है। परमाणु हथियारों का उपयोग की धमकी अस्वीकार्य है। पाकिस्तान देता रहता है ना धमकी, इंडिया ने साइन करा लिया सबको कि अगर कोई धमकी देगा तो बोल दिया देख धमकी दे रहा है इसको, फिर हम उड़ा देंगे, ऐसा धमकी हमको ना दे। तो सब ने लिया है। और ये था क्या है, ग्लोबल वार्मिंग वाला। ग्लोबल वार्मिंग क्या है कि इसको टेम्परेचर को 1.5 डिग्री टेम्परेचर पर 2030 तक हम वो रखना है लिमिट पे। तो इसके लिए क्या होगा, नवीकरणीय ऊर्जा क्षमताओं को 3 गुना, दक्षताओं को 2 गुना को वैश्विक लक्ष्यों का सहमति हो गई है कि हमें इसको टेम्परेचर को 1.5 डिग्री पर ही स्थिर रखना है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग को काबू पाया जा सके, वरना पृथ्वी गर्म होगी और कोस्टल एरिया डूबते हैं, देखते हैं कितनी गर्मी हो रही है। तो ये सब किसका नतीजा है, ग्लोबल वार्मिंग का है। नेक्स्ट है G20 बैठक में वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन। वैश्विक जैव ईंधन यानी ग्लोबल बायोफ्यूल। बायोफ्यूल क्या होता है,
बायोफ्यूल होता है आपका जो जो पेट्रोल डीजल है, ये आपका ईंधन। ईंधन कौन सा है? ये आपका है परंपरागत ईंधन, जिसमें क्या है ख़त्म होते हैं, और ये क्या है, ये एक उससे बने हैं, उससे मतलब चट्टानों में जो धस जाते हैं तो हाई टेम्परेचर प्रेशर से बनते हैं। तो इससे क्या है, आपके कार्बन से बने हुए हैं। कार्बन से बने तो इसको जलाएंगे ना तो कोयला जलने पे धुआं छोड़ेगा, और धुआं में CO2, CO, सल्फर डाइऑक्साइड और जहरीली गैसें निकलती हैं। तो ये गैस हैं क्या करती हैं, एक तो ये एनवायरनमेंट के लिए सही नहीं है, ह्यूमन के लिए सही नहीं है, और ये टेम्परेचर को बढ़ाती हैं। CO2 कितनी गर्म होती है, ये अगर इस पर ब्लैक कार्बन भी होता है, तो ये सब बहुत गर्म होती हैं, बहुत गर्म होती है, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये ग्लोबल वार्मिंग को और बढ़ाएंगे। तो इसलिए इसको बैन करने की वजह है। बायोफ्यूल क्या होता है, बायोफ्यूल जलाने पर एक ऐसी हानिकारक गैस नहीं निकालता है, बायोफ्यूल जलता है और वहीं के वहीं सिमट जाता है। तो बायोफ्यूल ये भी आपका 1G, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन इनके होते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे अनाज आपका टूटा बूटा है, टूटा बूटा गंदा अनाज है, गन्ने की छोई है, और जो पराली है, इन सब से क्या बनता है, बायोफ्यूल बनता है। तो इसी पर वो जोर दिया है। तो इंडिया ने सभी देशों को वैश्विक जैव गठबंधन में शामिल होने पर आमंत्रित किया है। घोषणा किसने की है? इंडिया ने। कब की? G20 में सबको आमंत्रित किया कि इस पर आइए। अब इसमें ये क्यों किया है, सभी देश मिलकर जोर दिया है। अब इसमें जैसे इंडिया का वो है एक टारगेट कि इथेनॉल में 20% तक ब्लेंडिंग करनी है। किसमें? पेट्रोल में। ये आपका है पेट्रोल। पेट्रोल में क्या होता है कि 20, अभी क्या है 12% तक इंडिया पहुंचा है, इसको 20% पर लेके जाना है। मतलब कि 1 लीटर पेट्रोल डालाइए ना उसमें, तो उसमें से आपका 800 ml नॉर्मल पेट्रोल होगी, और 200 ml क्या होगा, इथेनॉल। इन दोनों को ब्लेंडिंग किया, क्योंकि इथेनॉल को, बायोफ्यूल को आप बना सकते हो। जैसे हमारी यहाँ पराली है, धान की भूसी है, ये सब कितनी होती हैं, इनसे सबसे तेल निकाला जा सकता है। तेल निकाला जाता है, इसमें ब्लेंडिंग करके, तो हम इसकी डिपेंडेंसी पे कम होंगे। पेट्रोल हमें बाहर से मंगानी पड़ती है, और इसकी हमारा धुआं है जो वो भी कम होगा। तो इस वजह से हमने 20% इथेनॉल को, ब्लेंडिंग को वैश्विक के आगे रखा है। वैश्विक स्तर पर पहल करना प्रारंभ कर देगा, हमने ये कर दिया है। आप भी आगे देखिए जिसको नहीं, जिस देश ने नहीं किया है। और इसमें क्या है, इंडिया ने यही बताया राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, हमने हाइड्रोजन मिशन को भी शुरुआत किया है। इसमें हम ग्लोबल हाइड्रोजन इकोसिस्टम बनाने पर कदम उठा रहे हैं। तो ये कौन करवा रहा है? इंडिया का परमाणु एवं जलवायु वाला मंत्रालय करवा रहा है। ठीक है। और इसमें वो ये भी बोला कि हमारा जो चंद्रयान-3 था, इसमें बोला चंद्रयान मिशन था, चंद्रयान मिशन में जो सारे डेटा है उसको हम सभी देशों में, ग्लोबल साउथ के जो देश हैं ना, ये आपने देखा होगा, वर्ल्ड का मैप, ये वर्ल्ड के मैप में ये वाला कर वो है आपकी इक्वेटर लाइन, इक्वेटर के ऊपर लाइन है, ये आपकी रिच देश होगी, तो इसको बोलते हैं नॉर्थ कंट्रीज़ या रिच कंट्रीज़। और ये ग्लोबल साउथ बोलते हैं नीचे वाले सारे, इधर इधर अर्जेंटीना, इधर आया आपका ब्राज़ील, अर्जेंटीना आ गया, इधर अफ्रीका आ गया, इधर एशिया के सारे आ गए, ये भारत भी आ गया। वैसे भारत अंदर आता है, पर इधर ये गरीब होते हैं ना, तो इनको इधर शामिल कर लिया है। गरीब लोग हैं, तो ये आप ग्लोबल साउथ है। तो इंडिया ने बोला ग्लोबल साउथ के साथ हम सारा डेटा शेयर करेंगे। इन नेताओं ने हरित क्रेडिट पहल पर भी शुरुआत कर दी है। तो सारा एक इस पर ग्लोबल वार्मिंग के संभालने के लिए किया है। अब ये छोटी छोटी न्यूज़ है, झारखंड ने कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर को 1,000 रुपये पेंशन देने की बात की है। तो ट्रांसजेंडर का इनके एजुकेशन पर इनको रिजर्वेशन भी दे रखा है। और अब झारखंड ने, कैबिनेट ने 1,000 रुपये पेंशन देने की भी इनको सहमति दे दी है। इससे क्या होगा, इनका उत्थान होगा। इनको कहीं जाके जैसे वो होते हैं ट्रेन में मांगते हैं या और जो भी हैं, तो उनको डिपेंडेंट ना होना पड़ेगा, और ऐसा सोचना नहीं पड़ेगा कि हम एक दुनिया से कटे हुए हैं, तो वो टाइप का ना हो। तो इसलिए इनको एक सही से वो दे दिया है कि आप अपना 1,000 रुपये मिलेंगे तो आप इसका जीवन यापन कर सकते हैं। अब ये है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 2023 में, इसके बाद मनाया जाता है 10 सितंबर को मनाया जाता है। इसके क्या मायने हैं, ये सारे दिन मनाए क्यों जाते हैं? सबसे इनको मनाने का रीज़न है कि हमें उस समय अवेयरनेस फैलाई जा सके। ऐसे तो बोलते हैं कि आज शिवरात्रि है, वो है, जन्माष्टमी है, तो बर्थडे तो कभी मन सकते हैं, जन्म तो कभी हुआ है, मन से मानो तो मानो। बट उस दिन क्या होता है, उस दिन कुछ स्पेशल होता है। अपना खुद का बर्थडे होता है, आपका बर्थडे होता है, तो उस दिन आप कैसे स्पेशल फील करते हो? वो दिन सब शांत हो, मंदिर जाएंगे। आप कभी मंदिर नहीं गए हो तो मंदिर जा रहे हैं आप, या डेली जा रहे हो तो उस दिन और एक्स्ट्रा चले से जाएंगे, आप दान करेंगे, आप लोगों से मिलेंगे, पैर छुएंगे घर वालों के और बड़े लोगों के। तो वो दिन स्पेशल होता है। इसलिए ही एक दिन मनाया जाता है कि उस दिन हम अच्छी तरह से उस पर फोकस कर सकें, अवेयरनेस कर सकें। तो ये कितनी सोसाइटल टेंडेंसी है, कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, जिससे क्या होता है, अवसादग्रसित हो जाता है आदमी। स्टूडेंट है, जैसे खास करके स्टूडेंट लाइफ पे होता है, और बाकी तो होता है जैसे कर्ज में डूब गया तो वो सुसाइड कर रहा है कि अब पैसे कहाँ से दूंगा। स्टूडेंट होता है, उस पर इतना प्रेशर आ जाता है। देखा होगा इंडिया में
शुरुआत में बच्चा कहाँ जाता है? सबसे पहले कोटा। कोटा दूसरा है, ग्रेजुएशन के बाद दिल्ली। ये 2 जगह है। यहाँ जाएगा आपका डॉक्टर बनने के लिए या आईआईटी के लिए। इनके लिए यहाँ जाएगा। यहाँ बच्चे पे इतना फोकस वो किया जाता है, प्रेशर डाला जाता है कि तो ये करना ही है। इसके बच्चे ने कर लिया, उसके बच्चे ने कर लिया, देखो वो भैया ने कर लिया, तुम्हें भी करना है। बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है। मैथ में इंटरेस्ट था नहीं, बायोलॉजी में था, पर उसको मैथ दिलवा दिया क्योंकि उसके पापा बोलते थे कि आईआईटीएन बनना है। बायोलॉजी में इंटरेस्ट था पर उसने आईआईटी के लिए वो दिलवा दी, मैथ दिलवा दिया है। ऐसे चलता रहता है। उसकी रजामंदी पूछी नहीं जाती। एक तो पता भी नहीं होता है और बाद में भी नहीं पूछा जाता है। सिर्फ प्रेशर क्या होता है कि पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। प्रेशर कुकर बना देते, प्रेशर कुकर बना देते तो फिर क्या आता है लास्ट में उपाय उसके? उसका होता है ज़िंदगी ख़त्म कर लो। तो इसी के लिए कि ये रोकथाम के लिए कि ये सॉल्यूशन ज़िंदगी को ख़त्म करना ही सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन आपका है, माइंड से सोचिए। नहीं आ रहा है आप क्विट कीजिए, बोलिए कि मेरे से नहीं हो पा रहा, मैं कुछ और कर लूँगा। आपसे मना नहीं करेंगे। देखिए इसका डेटा देखिए कितना है। वर्तमान में अनुमान में दुनिया भर में हर साल 7 लाख से अधिक लोग आत्महत्या करते हैं। सोचिए 7 लाख से लोग। इसीलिए इसको मनाया गया है, इसको रोकने के लिए। किसने? WHO के सहयोग से इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सोसाइटल प्रिवेंशन ने विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस की मनाने की घोषणा की थी। ठीक है, ये कब से स्टार्ट की थी? 2003 से। तो इस सब चीज़ के लिए टेंशन नहीं लेने का। टेंशन को मारो गोली। जो हो रहा है उसको करो, अच्छे से करो। नहीं हो रहा है उसको छोड़ दो, नेक्स्ट बढ़ो। माइंड में सोचना नहीं कि क्यों नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है तो उसको करिए। पर ये नहीं कि नहीं हुआ मेरे से, मेरे कुछ नहीं कर सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता है। आदमी सब कुछ कर सकता है, सिर्फ मन से आ रहा। बोलते हैं ना, मन से आ रहा तो आ रहा और मन से जीता तो जीता। तो इसी के साथ में इसको कंप्लीट करते हैं। टेंशन फ्री रहिए, पढ़िए आराम से। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।